फरवरी 2023 की ये हमारी पहली क्लास है। और आज की क्लास जो है ये हम पाठक की रेपर्टरी के ऊपर करने जा रहे हैं। बहुत बार हमने रेपर्टरी पर क्लासेस ली हैं, तो आज का जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जिन्होंने पहले इस रेपर्टरी को यूज़ किया है या जिन्होंने पहले मेरे पाठक रेपर्टरी पर जो लेक्चर्स हैं उसको अटेंड किया है। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक सिंगल बुक है, ठीक है। आपके पास भी ये बुक है, तो एक ही बुक को, एक ही डिवाइस को अलग अलग माइंड कैसे यूज़ करते हैं। मतलब मैं या कोई और डॉक्टर इस किताब को जब यूज़ करता है, कोई डॉक्टर इसको यूज़ करता है तो उससे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा डॉक्टर, अन्य डॉक्टर इसको यूज़ करता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलते। तो पहले तो मैं इसका आपको कारण बताता हूँ कि रिजल्ट कहाँ पे मिलते हैं और कहाँ पे नहीं मिलते। फिर हम लोग इस रेपर्टरी के कुछ रूब्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ एडिशंस हैं मैं आपको करवाऊंगा, इम्पोर्टेंट एडिशंस। और जो रूब्रिक्स के भीतर मेडिसिन्स हैं उनका जो मटीरिया मेडिका है, डिफ्रेंशिएशन है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई केस डॉक्टर पाठक के पास आता था तो अक्सर जो उनके डॉक्टर पी शंकरन जो उनके स्टूडेंट थे तो वो भी वही रेपर्टरी यूज़ करते थे। और जब कोई केस नहीं ठीक होता था तो वो डॉक्टर पाठक के पास रेफ़र किया जाता था और डॉक्टर पाठक उसी बुक से ही उसको केस को दोबारा रेपर्टराइज करते थे और दवाई दे देते थे और मरीज़ ठीक हो जाता था। तो वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो एक डॉक्टर देख लेता है और दूसरा डॉक्टर उसको मिस कर देता है। एक पेशेंट आके हमको बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया था, बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया था, उसके बाद मुझे फीवर भी हो गया और अब जुकाम के बाद मैं ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। खांसी बहुत ज़्यादा आई जा रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन निकलती है। नो डाउट कि अब बुखार नहीं रहा, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई हैं लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा और खांसी बहुत ज़्यादा, पेशेंट मेरे पास बैठा भी खांसी कर रहा था। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि इतनी हिस्ट्री आमतौर पर हम लोग लेते हैं एक्यूट केस में ख़ास तौर पर। तो पेशेंट अगर आप आके आपको बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ था, साथ में बुखार भी आया था और इस बात को अब बहुत दिन हो गए हैं, मैं ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, अब खांसी बहुत ज़्यादा आती है, छिड़ती है खांसी, रात को भी खांसी आती है और साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन निकलती है, तो मुझे कोई आप में से बताएगा कि एक दो रूब्रिक जो पाठक रेपर्टरी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए, तो कोई मैसेज करें कि कौन सा रूब्रिक आप लोग लोगे, क्या सिलेक्ट करोगे, आपके मन में क्या आता है ऐसे केस को लेकर। एनीबॉडी? स्टब बॉर्न, डॉक्टर विष्णु शंकर ने लिखा है स्टब बॉर्न, बहुत अच्छी इनपुट है। और अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों के सामने अपनी रेपर्टरी होगी और बुक की फॉर्म में होगी। हम लोग एप्लीकेशन पे जोर नहीं देते। सबसे पहला रुब्रिक जो मेरे दिमाग में आएगा वो आएगा कफ आफ्टर इन्फ्लुएंजा। एक रुब्रिक है हमारी रेपर्टरी में, कफ आफ्टर इन्फ्लुएंजा। क्यों? जब भी खांसी बहुत ज़्यादा आती है और साथ में बुखार होता है, तो अगर हम देखें तो इसका जो
पिक्चर है वो जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा जैसी बनती है। तो उसमें मेरे पास दो दवाइयाँ हैं, सैंग्विनेरिया और अमोनिया कार्ब। ठीक है, ये दो दवाइयाँ हैं ना हमारी लेबोरेटरी में। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन है कि जो सैंग्विनेरिया है उसमें जो खांसी है वो ड्राई रहती है और अमोनिया कार्ब में लूज खांसी रहती है। अमोनिया कार्ब में साथ में नाक बंद रहता है, सैंग्विनेरिया में नाक बहता है। तो मान लीजिए इस पेशेंट को ये दवाइयाँ दी गई, सैंग्विनेरिया दी गई, उसको आराम नहीं आया। उसके बाद उसको अमोनिया कार्ब दी गई, उसको आराम नहीं आया। फिर वैसी की वैसी खांसी उसको आ रही है। अब इसका मतलब है कि जिस डॉक्टर ने ये रूब्रिक सेलेक्ट किया है जो वो गलत है। तो मेरे मन में फिर एक दूसरा रूब्रिक आता है, वो आता है कोराइजा डिसेंडिंग। कि पहले मुझे जुकाम हुआ था, जुकाम होने के बाद अब मेरी छाती पूरी बलगम से भर गई है और मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो मेरे मन में दूसरा रूब्रिक आया कोराइजा डिसेंडिंग। आप निकालिए रूब्रिक कोराइजा डिसेंडिंग अपनी रिपर्टरी में, साथ साथ रूब्रिक्स की भी समझ आ जाएगी आपको। कोराइजा डिसेंडिंग में हमारे पास सो मैनी मेडिसिन हैं, आर्सेनिक, ब्राइनिया, कार्बोवेज। कोराइजा डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि जब जुकाम होता है, जुकाम होने के बाद पेशेंट को छाती में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, एक्सपेक्टोरेशंस बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और छाती में आवाज़ें भी आने लगती हैं, पेशेंट की भाषा में अगर हम बात करें तो फिर डॉक्टर ने इस रूब्रिक में से पेशेंट को दवाई दी, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं आया बिल्कुल भी। अब इसका मतलब है कि जिस लेवल पे मैं सोच रहा था कोराइजा डिसेंडिंग, वो मेरा जो थिंकिंग का लेवल था वो भी ठीक नहीं था। अब क्या करें? अब मैंने सोचा कि यार ये तो खांस खांस के बुरा हाल हो रहा है, ये खांसी नहीं है, ये खांसी नहीं है, ये तो अस्थमा टाइप लग रहा है मुझे। तो फिर मैं रूब्रिक में गया कि कोई ऐसा रूब्रिक है जो कोराइजा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने रूब्रिक उठाया एस्थमा कोराइजा आफ्टर। निकालिए एस्थमा कोराइजा आफ्टर। ये है पेज नंबर 22। इसमें मेरे पास दो दवाइयाँ थी, जस्तीशिया और नाज़ा। तो जस्तीशिया और नाज़ा दी गई, लेकिन पेशेंट को फिर भी आराम नहीं आया। तो अब इसका मतलब है कि जितने मैं रूब्रिक सोच रहा हूँ, जो मेरी सोच काम कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम है जो आराम नहीं आ रहा। थोड़ा मैंने और सोचा, यार ये तो आराम ही नहीं आ रहा, एस्थमा भी नहीं है, कोराइजा डिसेंडिंग भी नहीं है, काफ आफ्टर इन्फ्लुएंजा भी नहीं है। तो जब से ये हुआ है तब से ये दिक्कत आ रही है, पेशेंट ठीक ही नहीं हो पा रहा। तो देन आई सिलेक्ट अनदर रूब्रिक, नेवर वेल सिंस। निकालिए नेवर वेल सिंस। इसमें मेरे पास दवाइयाँ रह गई दो, कार्बोवेज और सोराइनम। और अगर मैं एक्यूट डिजीज़ की बात करूं तो डेफिनेटली इन्फेक्शियस डिजीज़ थी तो सोराइनम रह गई। तो डॉक्टर ने इस रूब्रिक में से दवाई दी पेशेंट को, लेकिन हुआ क्या, फिर भी आराम नहीं आया। हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब, हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपकी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आवाज़ नहीं आ रही इनकी। अनम्यूट करें ना अपने आप, मैं करूँगा, वो करें आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीचे स्पीकर पे जाके। चलो नहीं हो पा रहा है उनसे। तो अब फिर आराम नहीं आया। तो फाइनली मेरे दिमाग में अब आया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कैसे आराम आएगा पेशेंट को। तो फिर एक रूब्रिक सेलेक्ट किया गया, कोराइजा स्टॉप बॉर्न लिंगरिंग। ये अभी किसी ने बताया था।
उसमें जो दवाई है वो एक ही दवाई है शायद, सबाडिला, सब स्टाबॉर्न कोराइजा में। आप देख लीजिए बुक अपनी, कोराइजा के अंतर्गत। लेकिन इस पेशेंट को फिर भी आराम नहीं आया। तो फाइनली इस पेशेंट को हमने एक दवाई दी। आज डॉक्टर साहब है हमारे साथ पाकिस्तान से, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से, व्हाट्सएप पे इनका मैसेज आया है कि एवरी कोल्ड अराउजेज अटैक ऑफ ब्रोंकाइटिस। जब भी जुकाम होता है, जब भी ठंड लगती है, उसके बाद पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो फाइनली इस पेशेंट को आराम आया ट्यूक्रियम मैरम वैरम दवाई से। ट्यूक्रियम मैरम वैरम में इस दवाई की एडिशन है, एक रुब्रिक है, रिएक्शन लैक ऑफ रिएक्शन में शायद हमारी रिपर्टरी में लिखा नहीं है, लेकिन एडिशन है, आप लोग भी लिख लें इसको। रिएक्शन के अंतर्गत देखें, पेज नंबर 322, ठीक है। तो अब देखिए, प्रॉब्लम होम्योपैथी में नहीं है, प्रॉब्लम रेपर्टरी में नहीं है। एक ही डिवाइस है, एक ही बुक है हमारे पास, और उसको जो सोचने का तरीका है वो हर डॉक्टर का डिफरेंट है। और यही कारण है कि यूनिवर्सली जो है हमारी होम्योपैथिक दवाई है, यूनिवर्सली काम नहीं करती। जैसे अदर स्कूल ऑफ मेडिसिन है कि अगर पैरासीटामोल दो तो टेम्परेचर डाउन जाएगा ही। तो हमारे पैथी में ये एक, इसको मैं ड्रॉबैक कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये ड्रॉबैक पैथी का नहीं है, ये हमारा इंडिविजुअल ड्रॉबैक है कि हम लोगों की जो सोच है वो हर डॉक्टर की अलग है। लेकिन सिमलीमम दवाई तो एक ही है ना भैया। तो कहाँ जाके हमने अटैक करना है ये हमें तभी मालूम होगा जब हमारे पास जो रेपर्टरी है उसके सारे रूब्रिक से हम फेमिलियर हो जाएंगे। पेशेंट आके जब भी आपको बोलेगा कोई बात, तो अगर आपको सारे रूब्रिक्स उसके साथ रिलेटेड पता होंगे तभी आप उसको एग्जैक्ट रूब्रिक को उठा पाओगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरे तो सारे बाल ही झड़ गए, डॉक्टर साहब देखिए पूरे बाल झड़ गए, सारे बिल्कुल लाइट हो गए, और अब तो नीचे से मुझे स्काल्प जो है वो दिखाई देने लगा है, कोई दवाई दीजिए। तो 100 में से 90 डॉक्टर अब सीधे जाएंगे हेयर फॉलिंग ऑफ रूब्रिक के ऊपर। जबकि ये हेयर फॉलिंग ऑफ नहीं है भैया, ये बाल्डनेस है। तो रूब्रिक रिपर्टरी में बाल्डनेस भी पड़ा है, हेयर फॉल भी पड़ा है, लेकिन दोनों में से दवाइयों का भी डिफरेंस है। दो दवाइयाँ अलग हैं बाल्डनेस में, और बाल्डनेस में फिल्टर हो जाती हैं, बहुत कम दवाइयाँ रह जाती हैं, हेयर फॉल में टू मच मेडिसिन है। तो इस तरह से एक ही कंडीशन के लिए जब हम दो तरह से अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो वही कारण होता है कि एक डॉक्टर फेल हो जाता है और एक डॉक्टर जो है वो उसकी मेडिसिन जो है वो उसको एक्ट कर जाती है। एक केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। डॉक्टर पी शंकरन ने, शायद बहुत सारे लोगों को ये केस पता भी होगा, लेकिन कुछ नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं आप बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो डिफरेंट सोच है डॉक्टर की वो इफ़ेक्ट करती है पेशेंट को क्योर करने को। एक लड़की को बार बार मम्स होता था, एक साइड पे ना बहुत फूल जाते थे। ये शॉर्ट में बताता हूँ। तो जब भी वो मम्स होते थे तो उसको फिर बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगवाने पड़ते उस टाइम पे, जो भी ट्रीटमेंट होती थी। तो इस बार उसने होम्योपैथी को ऑप्ट किया और डॉक्टर पी शंकरन के पास आई। राइट साइडेड प्रॉब्लम थी, कुछ सिम्टम और लेके डॉक्टर साहब ने उनको मर्क आयोडेटस फ्लेवस, उससे आराम नहीं आया। फिर उन्होंने फाइटोलेका दी, उससे आराम नहीं आया। फिर उसको बेलाडोना दी, उससे आराम नहीं आया। देन द केस वाज रेफर टू डॉक्टर पाठक। तो डॉक्टर पाठक ने पूछा कि आपने कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं और क्यों दी हैं। तो सारा डॉक्टर साहब ने बता दिया, लेकिन पेशेंट को जरा भी आराम नहीं था। फाइनली अब पेशेंट एलोपैथिक इंजेक्शंस के लिए जाने वाला था। तो डॉक्टर पाठक ने उनको पूछा कि आपको आराम कैसे आता है।
हाउ डू यू गेट रिलीफ विदाउट मेडिसिन? शी टोल्ड कि जब मैं जिस साइड पे मम्स है उस साइड पे जब मैं लेट जाती हूँ तो मुझे आराम आ जाता है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव पार्ट था कि उसको हाथ भी लगाते थे तो वो चीख उठती थी, दबाने की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक रुब्रिक आएगा कि टच एग्रावेट, हार्ड प्रेशर अमेलियोरेट। लेकिन ऐसा नहीं था, हार्ड प्रेशर अमेलियोरेट नहीं था। उसने बोला कि मैं यहाँ एक मोटा सिराना रखती हूँ और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है मेरा ये टच नहीं करता। तो डॉक्टर साहब ने जो रुब्रिक सेलेक्ट किया वो किया था हैंगिंग द पेनफुल पार्ट अमेलियोरेट, हैंगिंग लटका के रखना, एंड द रेमेडी वाज कॉनियम। कॉनियम से वो केस जो था वो बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी क्लियर हो गया था, उसको बाद कभी उसको दिक्कत नहीं आई। ठीक है। अब हमारे पास भी ऐसे बहुत केस आते हैं। अब पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना रात को मेरी टांग में दर्द बहुत होती है और जैसे ही पंखा चलता है उसके ऊपर हवा लगती है तो मुझे मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा पेन करने लगती हैं, तो मुझे फिर उसको कवर करना पड़ता है। तो अब आप कौन सा रुब्रिक लोगे इसमें? यार इतनी देर से आप रिपर्टरी कर रहे हो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा बताओ कि रात को आपके पास आता होगा पेशेंट की पंखे की हवा से टांगों में दर्द होती है या पंखे की हवा से सिर दर्द होने लगता है, तो कौन सा रुब्रिक लोगे आप? डॉक्टर लक्ष्मण आप अनम्यूट कीजिए फिर बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरा ख्याल आज किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, सब शांति जरूर। क्या है प्रॉब्लम, क्या है आज? मैं करूं अपनी तरफ से अनम्यूट? आप तो सभी को फोन कर लोगे। एयर ब्लोइंग पार्ट एग्रावेट। हमारे पास ना दो रुब्रिक है रिपर्टरी में, क्लोजली एसोसिएटेड है। एक रुब्रिक है विंड एग्रावेट, WIND। कई बार मेरा प्रोनाउंसिएशन ना इंग्लिश का पंजाबी में हो जाता है तो आप समझ लेना, विंड एग्रावेट। और एक होस्ट इज नॉट अलाइंग टू अनम्यूट। वो किथों करना? आपने कुछ यहाँ से कुछ कर दिया होगा, या तो म्यूट कहाँ से किए थे? इथों म्यूट आल कैंसिल, ठीक है। अब अनम्यूट करके देखिए, लक्ष्मण होता है? नहीं होता। चलो फिर चलने देते हैं यार। मैसेज कर दो, मैसेज कर दिया करो आप लोग। मेरी आवाज तो आ रही है ना? नहीं आ रही। तो हमारे पास दीपाली टू एवरीवन, नो विशु शंकर प्रसाद, यस एवरीवन। एक मिनट में फिर ट्राई करता हूँ, कुछ हो सकता है तो। पार्टिसिपेंट्स मैसेज मीटिंग बैकग्राउंड म्यूट ऑल लिखा, एक मिनट रुको। ask all to unmute। हाँ हम ठीक है। अब सब हम्म। एयर ब्लोइंग ऑन द पार्ट एग्रावेट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में कैसे लेते हैं। आपने साथ साथ रुब्रिक्स भी समझने हैं, तभी फायदा होगा ना आपको। डॉक्टर अंजू बताएंगे आप एयर ब्लोइंग, मैं बताता हूँ। अगर एक ही पार्ट पर आपके एयर आके टकरा रही है और बाकी बॉडी पे कोई असर नहीं कर रही, तो फिर हम रुब्रिक लेंगे एयर ब्लोइंग ऑन द पार्ट, जो एयर के अंतर्गत रुब्रिक है। ठीक है। अगर ये पंखे की हवा पेशेंट को सिर से लेकर पांव तक परेशान करती है तो देन
हम जर्नल रुब्रिक लेंगे विंड एग्रावेट, ठीक है। तो यही एक टेक्निक है। मैं आगे वाली जो कमिंग मैं क्लासेस लूँगा अब रेपर्टरी की, इस रेपर्टरी की हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ही बताऊंगा कि फियर और हॉरर में क्या डिफरेंस है। एक पेशेंट आके बोलता है कि मैं डर जाता हूँ बहुत जल्दी, तो हॉरर, फियर, फ्राइट, हम इसमें से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मेरे पास केसेस हैं, कमिंग क्लासेस में मैं आपके साथ केस भी डिस्कस करूंगा और किस तरह से हमने उस केस को रुब्रिक में कन्वर्ट करना है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आज तो सिर्फ एक जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देने वाला था कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और उसको सुधारने का तरीका क्या है। सुधारने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो रेपर्टरी के क्रॉस रेफरेंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा रुब्रिक मिलता जुलता है उसके साथ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो मन में ही रख लेना, बाद में मैं आपसे पूछता हूँ। अब आप सब अपनी बुक खोलें रेपर्टरी पाठक की, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन अब बाद में, पहले कुछ चीज़ें एडिशन है वो अपनी रेपर्टरी खोल लें। मैं आपको कुछ अपने अनुभव बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 3 पर एक रुब्रिक है एब्डोमेन के अंतर्गत ड्रॉप्सी एसाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर फ्रॉम। इसमें म्यूरेटिक एसिड है। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में सिरोसिस ऑफ लिवर के सो मैनी केसेस ट्रीट किए हैं और सिरोसिस ऑफ लिवर में अक्सर जब पानी भर जाता है पेट में तो वो बहुत एडवांस स्टेज होती है। तो वहाँ पे म्यूरेटिक एसिड जो है ये लो पोटेंसी में, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपसे एक बड़े मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो पेशेंट की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होती है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो उसका एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ। आजकल पेशेंट जब आता है तो अपनी रिपोर्ट साथ लेके आता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पेशेंट आया, मैंने फेसबुक पर केस भी डाला था, उसका सीरम क्रेटिनिन लेवल 15 से ज़्यादा था और जो यूरिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, लेकिन सीरम क्रेटिनिन 15 से ज़्यादा था और यूरिन पास ही नहीं हो पा रहा था, उसे कैथेटर लगा हुआ था। और उस पेशेंट को वो डायलिसिस के लिए फर्स्ट टाइम ले जा रहे थे। रास्ते में वो मेरे क्लिनिक पर रुके किसी की एडवाइस पर। एक सेकंड जरा म्यूट कर दूं, डिस्टरबेंस आ रही है। तो मैं अपने आप तो नहीं कर रहा। रास्ते में वो मेरे क्लिनिक पे किसी की एडवाइस पे रुके और मेरे को बोला कि सर आप कुछ कर सकते हो। मैंने कहा डेफिनेटली मैं ट्राई कर सकता हूँ। कहते कि अगर ये क्रेटिनिन कम होगा ना फिर ही हम मानेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको पेशेंट को, उसको वो डायबिटीज़ पेशेंट डायबिटिक भी था, तो 2 ड्राम की बोतल भर के दवाई की शुगरलेस गोलियां, मैंने उसको बोला कि इसको जब तक ये जाग रहा है पेशेंट, इसको 1-1 घंटे बाद देते रहो और मेरे को आप सिर्फ 48 आवर्स दो, उसके बाद मुझे टेस्ट करा के बताना कि इसकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने मेरे को मान ली मेरी बात और आफ्टर सेकेंड डे उन्होंने टेस्ट करवाया। तो सरप्राइजिंगली सेम लेबोरेटरी से टेस्ट कराया, सरप्राइजिंगली जो उसका क्रेटिनिन लेवल था वो 8 पॉइंट समथिंग रह गया, मीन्स कि 50% था वो डाउन हो गया। तो ऐसी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर आप रिपोर्ट में पेशेंट को नहीं दिखाओगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता। मुझको भी पता है कि वो पेशेंट इनक्योरेबल है, उसको हम बहुत लंबे समय तक मैनेज करना पड़ेगा, हमें टाइम लगेगा, लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट कैसे आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिमिलरली हमारे पास पेशेंट आते हैं RA फैक्टर जिनका बहुत ज़्यादा होता है आर्थराइटिस में ना। तो हमारे पास एक आर्थराइटिस की केस आया, उसको 20 साल से वो जो एक हफ्ते बाद मीथोट्रेक्सेट लेते हैं, स्टीरॉयड वगैरह सारी दवाई ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा टाइटर था। तो उसकी भी डिमांड यही थी कि डॉक्टर साहब मेरा जो RA फैक्टर है ये मोर देन 150 चल रहा है, तो क्या आप इसको डाउन कर सकते हो, क्योंकि दर्द तो मेरी उस दवाई से भी हट जाती है।
तो सेम उसको भी मैंने ऐसे ही 2 ड्राम की गोलियां भर के दी और मैंने बोला 2-2 घंटे बाद खा, 3 दिन बाद चेक करवाना, फिर मेरे को बताना। तो वो जो 150 से ज़्यादा था, 3 दिन बाद वो 70 के लगभग आ गया था। इसका सीक्रेट आप नोट कर लें, जब भी पैथोलॉजिकल कंडीशन एडवांस होती है, मैंने ना ये चीज़ देखी थी बहुत, जब हम नए नए डॉक्टर बने थे, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, तब हमें ये बात पता नहीं थी। तो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर कैस्ट्रो था उनका नाम। तो डॉक्टर कैस्ट्रो के पास ना तकरीबन इस तरह के केस आते थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडवांस पैथोलॉजी में रहते थे। तो वहाँ मैंने एक बार ऑब्जर्व किया कि वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो ऐसे ही पहली प्रिस्क्रिप्शन में दवाई की रेपिटेशन बहुत करते हैं लो पोटेंसी में। तो म्यूरेटिक एसिड 6 में, और जो मैंने वो पेशेंट जिसकी मैंने आपको बात की है किडनी वाला, उसको मैंने सॉलिड एगो 6 पोटेंसी में दी थी। आपने रेमेडी बहुत बार पूछी, मैंने रेमेडी बताई नहीं, आज बता रहा हूँ। आज हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 87 है। कम है आज पार्टिसिपेंट्स, मेरी क्लास में 100 रहते हैं अक्सर। तो सॉलिड एगो 6 में उसको बहुत फ्रीक्वेंटली दी गई और सॉलिड एगो ने उसको रिजल्ट भी दिया। ठीक है, तो यहाँ आप नोट कर लें, सिरोसिस ऑफ लिवर में जब पेशेंट के पानी भर जाता है और वो पानी निकल नहीं पाता, तो उसको निकालना पड़ता है मैकेनिकली, तो ऐसे में आप म्यूरेटिक एसिड का यूज़ करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 पर एब्डोमेन के अंतर्गत एक रूब्रिक है, जूम क्लास 10 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसके बाद दोबारा से ज्वाइन नहीं करेंगे आज। 10 मिनट में आप जल्दी जल्दी से कुछ सीख लें पेज नंबर, और इसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो ग्रुप में डाल दें, पाठक रिपर्टरी ग्रुप में, फिर वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। पेज नंबर 5 पे एक रूब्रिक है एब्डोमेन पेन ग्राइपिंग क्रैम्प कॉलिक। इसके भीतर आप ना एक रूब्रिक ऐड कीजिए एक्सेस ईटिंग फ्रॉम, क्योंकि ना ये एक बात बहुत बार मैंने देखी है, हमारे पंजाब में लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। शादी ब्याह वाले दिन में वो खूब सारा खाते हैं और डॉक्टर के पास आके बोलते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, खाया बहुत है। तो मेरे पास डॉक्टर के खाई हुई दवाई के पेशेंट की मैंने दवाई भी खाई है, नक्स वोमिका ली है, मेरे को आराम नहीं आ रहा है ना। तो अगर ज़्यादा खाने से, अगर ओवर ईटिंग करने से किसी का पेट दर्द होने लगता है, तो आंखें बंद करके डायोस्कोरिया दवाई दें उनको। डायोस्कोरिया अचूक दवाई है ओवर ईटिंग के बाद अगर पेट दर्द होता है। ये नोट कर लें इसमें सब रूब्रिक। और इसी के रेफरेंस में मैं बता देता हूँ, ओवर ईटिंग के कारण पेट खराब हो जाए, लूज मोशन लग जाए, तो दवाई होती है आयोडम। ठीक है, ये सीधी सीधी दवाई है, कोई नक्स वोमिका या कोई ऐसी पल्साटिला या जो एंटीक्रूड कहीं पर नहीं। अगर दर्द होता है ज़्यादा खाने से, डायोस्कोरिया इज द मेडिसिन, ओनली ए सिंगल रेमेडी। पोटेंसी 30। आगे चलें, एस्थमा पे आए। एस्थमा में मैं आपको कुछ एडिशंस करवाना चाहता हूँ। एस्थमा में एक हमारे पास अक्सर पेशेंट बच्चे खासतौर पे आते हैं कि उनको पिल्लो से एलर्जी होती है। पिल्लो, सिरहाना, सिरहाना लेने से उसको सांस की तकलीफ होती है। शायद आपके पास भी जरूर पेशेंट कोई आया होगा, नहीं तो आपने सुना जरूर होगा कि जिनको सिरहाने से, क्योंकि पेशेंट ना एलर्जी की रिपोर्ट लेके आते हैं, तो उसमें अक्सर सिरहाने के जो रुई होती है उससे एलर्जी होती है। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर किसी को पिल्लो से एलर्जी हो तो क्या मेडिसिन रहेगी? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप रूब्रिक नोट कर लें। एस्थमा के अंतर्गत पेज नंबर 22 पे ओल्ड पीपल ओवर हीटेड आफ्टर, इसके बाद लिखें पिल्लो फेदर एग्रावेट। पिल्लो एग्रावेट, द रेमेडी इज मैंगनम मेट, और मैंगनम एसिटिकम और मैंगनम मेट दोनों सेम मेडिसिन है। बोरिक ने शायद मैंगनम एसिटिकम करके दी हुई है दवाई। अब एस्थमा में ही ना मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ।
हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने बोला कि जब से मैंने सिगरेट छोड़ी है तब से मुझे सांस की तकलीफ होने लगी है, पहले भी होती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ना सिगरेट छोड़ दो, आपको सिगरेट की वजह से अस्थमा आ रहा है। तो उसने बोला मैंने सिगरेट छोड़ दिया तो मेरे को तो अब 10 गुना ज़्यादा हो गई तकलीफ, और अब मैं चोरी छिपे सिगरेट पी भी लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। आपको पता है मैं जब छोटा, हम जब छोटे होते थे हम लोग, तो हमारे जो नाना दादे वो लोग हुक्का पीते थे, हुक्का होता ना वो, हुक्का पीना, तो उनको खांसी सांस की तकलीफ उससे बहुत रिलीफ रहता था। तो जो पेशेंट सिगरेट पीने से अच्छे रहते हैं उनको मर्कसोल दवाई दी जानी चाहिए, क्योंकि मर्कसोल में लिखा है पाठक रिपर्टरी में 23 पेज पर, तम्बाकू स्मोकिंग अमिलियोरेट। देखिए चीज़ें रिपर्टरी में सीधी सीधी लिखी हैं, लेकिन इसको क्लिनिक में इंटरप्रेट करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कि अब पेशेंट आके थोड़ा बोलेगा कि मैं डॉक्टर साहब टोबैको स्मोकिंग अमिलियोरेट है, आप 23 पेज निकालिए पाठक रिपर्टरी का, वहाँ से दवाई देखिए कौन सी है और मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि पेशेंट क्या बोल रहा है, कि मैंने जब से सिगरेट छोड़ी है मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। आप बोलोगे यार तेरा बहम है, ऐसा थोड़ी होता है, सिगरेट छोड़ने से तो ठीक होता है बंदा। नो, सिगरेट पीने से भी, तम्बाकू से भी अस्थमा ठीक होता है, और ये सिर्फ होम्योपैथी बोलती है, या हमारी पास्ट हिस्ट्री जो हमारे पूर्वज करते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे लोग, तो उसका शायद रीज़न यही रहा हो, शायद। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोग सभी पेशेंट को बोलो कि आप सिगरेट और बीड़ी पी लो। तो इसी तरह से पेशेंट आके आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं ना अस्थमा के पेशेंट की थोड़े दिन तो मैं बहुत ठीक रहता हूँ, लेकिन दोबारा से मेरे को फिर ऐसा ही हो जाता है। अब थोड़े दिनों का मतलब क्या है, उसको आपने पूछता है कि थोड़े दिनों का मतलब क्या, आप ठीक रहते हो? वो कहेगा लगभग 5-6 दिन ठीक रहता हूँ, 5-6 दिन। तो रिपर्टरी में एक रुब्रिक है, एस्थमा वीकली, चाइना इग्निशिया सल्फर, हर हफ्ते बाद। अब देखिए एक रुब्रिक हमारे पास periodicity है, periodicity है, और एक रुब्रिक है एस्थमा वीकली, तो ये भी periodicity है। तो फिर हमने वो रुब्रिक को छोड़ के इस रुब्रिक को क्यों सिलेक्ट किया? इसका जवाब आपको डॉक्टर पाठक की या बोगर सिनॉप्टिक की में जो प्रीफेस है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं हमें पर्टिकुलर सिम्टम को इम्पोर्टेंस देनी ज़्यादा पड़ती है। अगर हम जर्नल की तरफ जाएंगे तो वो बात है, अगर पर्टिकुलर में आपको वीकली में 3 दवाइयाँ मिल रही हैं तो डेफिनेटली आप इन्हीं 3 दवाइयों में से दवाई को सिलेक्ट करें। एक और दवाई नोट कर लीजिएगा, मैं फिर भूल जाऊंगा, वो है एस्थमा ओल्ड पीपल। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर पाठक ने लिखी है, लेकिन इन बहुत सारी दवाइयों से हट के मैं आपको एक दवाई बताता हूँ। दैट मेडिसिन इज इलीसियम एनिसेटम, ILLICIUM, एलिसियम एनिसेटम। वैसे जितनी रेमेडीज यहाँ लिखी हैं उनमें से जो बेस्ट रेमेडीज़ है वो अम्ब्रा ग्रिसिया और एलियम एनिसेटम है। ये दो ओल्ड एज के जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनकी रेमेडी रहती हैं। अम्ब्रा ग्रिसिया में एक लक्षण रहता है खास जो आप ध्यान रखें, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी लेडी आपके चैम्बर में, आपके क्लिनिक में आती है और आते आते उसको सांस फूल जाता है, उसके सांस की आवाज़ आपको सुनाई देती है, सीटियाँ जैसे बजती हैं, आपको स्टेथोस्कोप के बिना ओल्ड पर्सन की सांस की आवाज़ सुनाई देती है, केस टेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है भैया। आम्ब्रा ग्रेसिया है ये, 100% आम्ब्रा ग्रेसिया है। और अगर यही कंडीशन ओल्ड एज में नहीं है, बच्चे में है, बच्चा अंदर लेकर आए और उसकी सांस की आवाज़ बिना स्टेथोस्कोप के आपको सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो डोंट गो फॉर केस टेकिंग। एनीबॉडी कैन टेल मी द रेमेडी, मैंने बहुत बार बताई है। अनम्यूट करूं आपको सभी को, तो करना है पार्टिसिपेंट्स।
अनम्यूट। एंटिम टार्ट में जब पेशेंट खांसी करता है ना, जब बच्चा, संदीप कांसे, डॉक्टर साहब आपने जवाब बिल्कुल सही लिखा है, दिस इज सैम्बुकस। अगर बच्चे में सांस लेने की आवाज़, सीटियों की आवाज़, वीजिंग की आवाज़ आपको बिना स्टेथोस्कोप के सुनाई देती है तो दवाई सैम्बुकस रहती है। और अगर यही बात आपको ओल्ड एज में रहती है तो दवाई आम्बराग्रेसिया रहती है। अब इसमें आम्बराग्रेसिया लो पोटेंसी में देनी पड़ेगी और बच्चे को सैम्बुकस जो है वो मीडियम में या हाई में देनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसी तरह से एक रुब्रिक है कि पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब जब मैं कोई बाजार की चीज़ खा लेता हूँ तो मुझे सांस की तकलीफ होने लगती है, जब मैं शादी विवाह पर जाता हूँ कोई ऐसी वैसी चीज़ खा लेता हूँ तो सांस की तकलीफ होने लग जाती है। तो ये सिम्टम जो है ये सैंग्विनेरिया कैन का है। तो रुब्रिक है हमारी रिपर्टरी में एस्थमा डिजेशन डिस्टर्ब्ड आफ्टर। तो माय डियर फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्लास और दिस काइंड ऑफ क्लास is only that the way how a doctor think from another doctor। एक सेकंड में आपको म्यूट करता हूँ पहले आप लोग ना। तो हमारा जो पर्पस है क्लासेस का वो अब ये रहेगा कि आपको मैं सोचने के डिफरेंट तरीके दूंगा, क्योंकि मैं इस रेपर्टरी को लगभग आप मान के चलो कैंसल